नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री के लिए हम जो है लगातार कंटिन्यू तैयारी को अपना आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए जो भी सीजीपीएससी के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उसके सभी प्रश्नों को विषयवार हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने कई पार्ट को देखा है। आज इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ विशेष नए तथ्यों को देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपका राजकोषीय नीति और बजट का। यहाँ से निश्चित रूप से सवाल बने हुए हैं, हर साल बन रहे हैं। और दूसरा हम लेने वाले हैं जीएसटी के बारे में, और तीसरा इसमें हम ले लेंगे उद्योग को। तो इस तरह से ये तीन ऐसा टॉपिक है जहां पर 3 सवाल लगातार पूछे गए हैं। हो सकता है कि एक ही टॉपिक से आपका 3 सवाल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर आपको 3 सवाल मिलने वाले रहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सवाल बनते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं 2019 सीजीपीएससी प्री में आया हुआ सवाल है एक हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स का प्रावधान करता है। ये जीएसटी लगातार चर्चा में है और आगे भी रहेगा ये। तो हमको याद रखना है कि 101वां नंबर का संविधान संशोधन भारत में हुआ था 2016 में, और इसी संविधान संशोधन के तहत आपका 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू है। और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 प्रकार के स्लैब हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां से निश्चित रूप से सवाल बनते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका डी, 101वां संविधान संशोधन। विधेयक अलग होता है जिसके बारे में व्याख्या आपको आगे और मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। एक सवाल आया था 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया शामिल है के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी एक खबर लगातार चर्चा में है कि एयर इंडिया का विनिवेश कौन सी कंपनी, कौन सी विदेशी कंपनी करने वाली है और इसमें कौन कौन सी और कंपनियां जुड़ेंगी। तो यहां से ये सवाल लगातार आ ही रहे हैं एयर इंडिया का। तो उस समय इसके लिए जो बजट में स्पष्ट रूप से लिखाया था वो था आपका 1,05,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 1,05,000 करोड़ रुपए। इतनी राशि का सरकार का लक्ष्य था कि प्राप्त हमको हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास सवाल है कि भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो वर्तमान तक भारत में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 10 अभी भी है। तो आपको नवरत्नों को नहीं पूछता एग्जाम में, महारत्नों को ही पूछता है। और महारत्न कंपनियों को क्या होता है, 5,000 करोड़ रुपए की राशि जो है बिना सरकार के परामर्श से स्वयं को जो है निवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, और वर्तमान में ये कंपनियां कितनी हैं, भारत में 10 कंपनियां हैं। इसको आगे भी पूछेगा इस सवाल को, ऐसी उम्मीद है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो सर्विस टैक्स आ जाएगा, मूल्यवर्धित कर आ जाएगा, उत्पादन शुल्क भी आ जाएगा, लेकिन सीमा शुल्क आपका इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमको क्या करना चाहिए, टैक्स का जो है आपका एक ऐसा सवाल है जो लगातार हमको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राज्यों के टैक्स और केंद्र के टैक्स, तो ये चारों स्लैब को हम आखिरी में एक बार देख भी लेंगे यहीं से, ताकि निश्चित रूप से जो एक सवाल आता है वो बन पाए हमसे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, सीमा शुल्क जो है आपका इसमें शामिल नहीं होता जीएसटी में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में भी आता है। भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110, जिसमें धन विधेयक की व्याख्या है। और इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो इस तरह से इसको भी याद रखना है कि धन विधेयक किसमें आपका आर्टिकल 110 में, और इसको प्रमाणित करने का पावर किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष। यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्पीकर हमको यहां पे मारना था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय। देखिए यहां पर जब आप बजट पढ़ते हैं तो एक व्यय होता है आपका योजनागत, जिसमें सरकार योजनाएं बना करके व्यय करती है, और एक ऐसा होता है जो गैर योजनागत, जिसके लिए हम योजनाएं बनाते नहीं, हमको ऑलरेडी खर्चा करना पड़ता है अचानक। ठीक है, तो व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मत कौन सा है, मतलब सरकार की प्लानिंग में तो है लेकिन वो निर्माण में, विनिर्माण में, योजनाओं में खर्चा नहीं होगा, वो कुछ और कार्यों में खर्चा होगा, जिसको हम बोलते हैं गैर योजनागत। तो गैर योजनागत में हमारा सबसे बड़ा व्यय होता है आपका ब्याज का भुगतान। ठीक है, भारत सरकार को लगभग
1 रुपए में से 24 पैसे जो है ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ता है। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, ब्याज का भुगतान है। ये क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इस बार और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्याज के भुगतान। गैर योजनागत व्यय की बात यहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है आपका, चालू लेखा घाटा का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए कोई विदेश का कोई भी देश ले लीजिए, मान लीजिए अमेरिका ले लीजिए, एक तरफ इंडिया, दोनों के बीच क्या होता है? आयात निर्यात होता है। मान लीजिए अमेरिका ने 2019-20 में टोटल 100 रुपए का निर्यात किया, लेकिन भारत से उनके देश में मात्र 80 रुपए का सामान निर्यात हुआ। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये फायदे में है, क्योंकि इन्होंने भारत से केवल 80 रुपए का सामान मंगाया और हमने 100 रुपए का मंगाया। तो अगर आप व्यापार की बात करेंगे तो इंडिया को 20 रुपए का लॉस हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? चालू लेखा घाटा। मतलब देश के कुल निर्यात से कुल आयात ज्यादा हो गया, और जिसके कारण जो घाटा आपको दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सीएडी बोलते हैं या चालू लेखा घाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आपको देख लेना है। ये सवाल भी लगातार बनता है, 17 में आया है, ये आने वाले वर्ष में ये सवाल आ सकता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है आपका, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान में भी पूछ चुके हैं इसको। तो 2017 का आया हुआ सवाल है ये, गिलोटिन। हम जानते हैं कि जो भी बजट हमारा संसद में लाया जाता है उसको 75 दिवस के भीतर पास कराना जरूरी होता है। 75 दिन में अगर इसको पास नहीं करा पाएंगे तो हमारा बजट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार के पास एक हथियार है। यह हथियार है आपका फ्रांस का गिलोटिन। पुराने जमाने में गिलोटिन एक ऐसा हथियार था जिसमें लोगों को जिंदा काट दिया जाता था गिलोटिन से। फ्रांस में ऐसी घटना होती थी। तो संसदीय प्रक्रिया में जो है, चूंकि हिंसात्मक गतिविधि तो बिल्कुल नहीं होती हमारे यहाँ, तो यहां पर क्या होता है, जो भी आप विधेयक लाते हैं उसको बिना चर्चा के आप पारित कराने का जो सामर्थ्य रखते हैं उसी को बोलते हैं गिलोटिन। सरकार को जब लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, अब हम और बहस नहीं कराना चाहते, तो सीधा वो गिलोटिन ले आते हैं और इसमें आप बिना कोई बहस के विधेयक पारित हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम गिलोटिन। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ये क्या है? आपका गिलोटिन का ऑब्जेक्ट या अर्थ है। बात यहां पर क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपके पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है? भारत का राजकोषीय निरूपित कौन करेगा? वित्त मंत्रालय ही करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करेगा। ये एक कॉमन और लॉजिकल सवाल है। तो इस तरह से 2014 में आया हुआ ये सवाल है आपका, और इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से जुटाए जाते हैं? जो भी आपका बजट बनता है उसमें जो आपको सार्वजनिक व्यय खर्चा करना पड़ता है, तो वर्तमान में हमारे पास आय भी तो होता है। कुल आय और कुल व्यय की हम व्याख्या देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपना इनकम कहां से होता है? मनी जो है, वर्तमान प्राप्तियों से हमको सबसे ज्यादा साधन जुटाने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए जो है राइट है। ये भी एक कॉमन सेंस का ही सवाल है। अगर आप देखें 100 रुपए खर्च करना है तो 70 से ज्यादा रुपए हमको वर्तमान प्राप्तियों से ही मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न, वैट किस प्रकार का कर है? हम सब जानते हैं कि वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 2012 में सवाल आया था आपका। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, किसी विधेयक में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होने पर उसे धन विधेयक माना जाएगा? ये 18 का सवाल है। इससे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 110 में तो है धन विधेयक, जिसको स्पीकर जो है बताते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो यहां पर है किसी कर का अधिरोपण, किसी भी कर का अधिरोपण कर देना, ये वित्त विधेयक या धन विधेयक होगा ऐसा मानेंगे आप? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी कर का उत्सादन उन्मूलन, खत्म करने वाली बात है ये। यहां पर यह हो सकता है किसी कर का परिहार करना, उसको छोटा कर देना, परिवर्तन कर देना, विनियमन कर देना। तो ये तो पूरा आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए है। उन्मूलन भी इससे संबंधित है। लेकिन किसी कर का अधिरोपण जो है इसमें जो है करेक्टली यहां पर माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से इसके ऑप्शन 2, 3, 4 और 5 ये यहां पर राइट आंसर लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों आपका किसमें शामिल होगा? धन विधेयक माना जाएगा ये परिवर्तन। और ये पहला वाला किसी कर का अधिरोपण जो है धन विधेयक में शामिल नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और इसका पूरा डिटेल जानना है तो आप हमारा जो डिटेल वाला वीडियो है इकोनॉमिक्स का, उसको आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि कौन सा महारत्न वर्ग की इकाई नहीं है? केवल 10 कंपनियां हैं। 10 कंपनियों का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सेल है, गेल है, वेल है, ये सब आपका पूरा। ओएनजीसी है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब आपको याद रहना चाहिए।
तो गेल हम देख रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड सबको पता है, सेल भी हम जानते ही हैं, तो ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन भारतीय वायुयान प्राधिकरण अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो ये आपका कॉमन सेंस से बन जाता। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन डी सही होगा कि ये महारत्न वर्ग की कंपनी नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास सवाल है एमएसएमई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी सरकार के द्वारा जो है एमएसएमई में कोविड-19 के दौरान जो है कुछ परिवर्तन किए गए इसकी सीमा में, और इस सीमा को आपको पढ़ के जाना चाहिए। पूरी संभावना है कि यहां से एक प्रश्न फंसेगा। एक तो आपका ये प्रश्न आ चुका है कि वर्ष जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों का विकास के लिए जो एमएसएमई अधिनियम था ये किस वर्ष आया था। ये प्रश्न आपको यूपीएससी में भी मिला था और यहाँ पर सीएमओ 2019 में भी आया था। तो याद रखना है आपका एमएसएमई 2006 के अधिनियम से बना हुआ है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए मानक क्या क्या बनाए गए हैं, कि कौन कौन सी कंपनियां किस वर्ग के दायरे में आएंगी, उनका खर्च कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, इनकम कितना होना चाहिए। इसके लिए आपके पास 3 स्लैब वहां पर मिलेंगे। ये तीनों स्लैब को पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, इसका भी जिक्र आपको हमारा जो वीडियो है एमएसएमई वाला उसमें मिल जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2006। और आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल है आपका, वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित नए श्रेणी निर्धारण सूचकांक जो कि रेटिंग इंडेक्स है, इसमें आपको पूछ रहे हैं आपका CRIS। इसका अर्थ क्या है, ये आपका राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 17-18 में पूछा था। तो सी का मतलब होता है आपका कंपैरेटिव, आर का मतलब होता है रेटिंग, आई का मतलब होता है इंडेक्स और एस का मतलब होता है सॉवरेंस। तो कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सॉवरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त के लिए तुलनात्मक श्रेणी निर्धारण सूचकांक। ये लगातार चर्चा में था उस समय, इसलिए इस सवाल को पूछा गया था। तो हालांकि इस सवाल का रिपीट होने का संभावना कम है, लेकिन कुछ और नए नए टर्म भी चर्चित हैं, उसको आपको देख के जाना चाहिए। ठीक, तो ये आपका 17-18 का सवाल है, इसका ऑप्शन आपका सी जो है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपके पास कि नवरत्न कंपनी एक परियोजना में स्वतंत्र रूप से कितनी धनराशि को निवेश कर सकती है। यहां पर नवरत्न कंपनियों का बात कर रहे हैं, तो नवरत्न कंपनियों के पास पावर होता है 1000 करोड़ रुपए का, लेकिन जब यही कंपनियां अगर जब महारत्न बन जाती है तो इनके पास पावर हो जाता है 5000 करोड़ रुपए का। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अगर ये नवरत्न का पूछा है तो आगे महारत्न का भी पूछ सकता है। ये 17-18 का सवाल है आपका, तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और सवाल है कि भारत में उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई है। 17-18 का सवाल है और ये स्पेशली आपका एमएसएमई जो है आपका सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ये विशेष तौर पर लाया गया था, क्योंकि यहां पर समस्याएं ज्यादा थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़े। आगे हमारे पास सवाल है कि वर्ष 15-16 में देश में उद्योग क्षेत्र के 7.3% आर्थिक वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है। तो आप देख रहे हैं, हालांकि हमारे देश में जो है सेवा का क्षेत्र जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी तुलना में उद्योग ज्यादा उछाल में आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं हम सेवा क्षेत्र में 50% के आसपास पहुंच गए हैं, 50 से 55% के बीच में। लेकिन अगर आप देखें तो आपका उद्योग का क्षेत्र 27-28% के ग्रोथ से आगे बढ़ ही रहा है ना, और कृषि का क्षेत्र लगातार डाउन हो रहा है। तो इन तीनों का तर्क आपको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देख रहे हैं उद्योगों की तरक्की के लिए सरकार भी पैसा लगा रही है, निवेश भी हो रहे हैं लगातार, सरकारें विनिवेश भी कर रही है ताकि निजी कंपनियों के हाथ में जाए, तो उद्योग निश्चित रूप से बढ़ेगा। खेती किसानी में जो लोग हैं आप देख रहे हैं एमएसपी कम मिल रही है, किसान घाटे में है, तो इसलिए जो है युवा उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। तो ये सब क्षेत्र जो है मंदी के और उछाल के कारणों में हम इनको इन बातों को हमको समझना चाहिए। तो यहां पर उस समय क्या हो रहा था, विनिर्माण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही थी, इसलिए हमको इतना यहां पर अचीवमेंट मिला था। ठीक, तो अलग अलग सेक्टर का अचीवमेंट जो प्राप्त हो रहा है और जो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके पूरे आपके कारणों को भी समझना जरूरी है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि केंद्र और राज्य में वित्त के बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा कौन करता है। ये तो एक कॉमन सा सवाल है। भारत के संविधान में आर्टिकल 280 दिया हुआ है, जिसमें आपका फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग गठित होता है और यही इस काम को करता है। और वर्तमान में जो है आपका 41% जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा हो रहा है। ये सवाल भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहले 32 से बढ़ा करके 42% हुआ था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए, ठीक है, 1% जो है अतिरिक्त धन को कम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वर्तमान में कितना परसेंट है आपका आवंटन, 41% हो रहा है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है
कि निम्नलिखित में से कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है। मतलब केवल लगाता है आपका केंद्र सरकार, लेकिन वसूली करना और उसको उपयोग करना ये किसका है? आपका राज्य सरकार का काम है। संचालक 2019 का क्वेश्चन था ये। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो स्टाम्प शुल्क है ये ऐसा कर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, लेकिन वसूली और खर्च कौन करता है? आपका राज्य सरकार करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है आपका विधान और वर्तमान संसदीय अनुमोदन के अनुसार भारत की आकस्मिक निधि। आर्टिकल 267 में है आपका भारत में आकस्मिक निधि, जो कि राष्ट्रपति के नाम से संचालित की जाती है और इसमें जो है आपका 500 करोड़ रुपया रखा जाता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है वो संभावित सवाल है कि यहां पर से और कौन से सवाल इस बार के एग्जाम में बन सकते हैं, अभी जो होंगे। असत्य कथन को छांटना है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है तथा अनुच्छेद 202 राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। बिल्कुल, भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा जो केंद्र सरकार बजट लाता है वहां 112 आर्टिकल जो है आपका उसमें लिखाया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? केंद्र सरकार का बजट आता है। लेकिन जो राज्य सरकारों का बजट आता है वो आर्टिकल 202 के तहत आता है आपका, वो क्या है? आपका राज्य का वित्तीय विवरण। तो इस दोनों आर्टिकल को आपको पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। बिल्कुल, पहला बजट इन्होंने ही लाया था भारत में, इसलिए जेम्स विल्सन को माना जाता है बजट का जन्मदाता। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा लाया गया था। आजाद भारत का बोल रही है, बिल्कुल सही है ये। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 3 स्थानों पर है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है, इसको याद रखना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन आपको छांटना क्या था? यहां पर आपको छांटना क्या था? जो इनकरेक्ट है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन 4 है ये इनकरेक्ट है, ठीक। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक निर्दिष्ट है। बिल्कुल निर्दिष्ट है। रेल बजट को आम बजट में विवेक देवराय समिति के द्वारा वर्ष 2016 में विलय करने की सिफारिश की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेलवे का लगातार निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और हमारे पास जो है लगातार नए नए ट्रेन जो है वो निजी क्षेत्र में लाई जा रही है। और ये सलाह जो है 2016 में सिफारिश किया गया था विवेक देवराय के द्वारा, ये राइट है आपका। बजट को 75 डेज के भीतर पारित कराना आवश्यक होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। आय कर, व्यय कर, निगम कर और उपहार कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। क्या लग रहा है आपको? राज्य सरकार का है इसको, तो लेकिन केंद्र सरकार को दिया जाता है। तो इस तरह से अगर यहां पर केंद्र सरकार दिए रहता तब तो ठीक था, लेकिन यहां पर आपको क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष कर। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो ये जो है आपका इनकम टैक्स, हम जानते हैं प्रत्यक्ष कर है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। तो इस आधार पर ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो है ये, लेकिन ये जो है आपका राज्य सरकार नहीं लगाती इसको केंद्र सरकार लगाती है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 जो है गलत है, और आपको पूछा है गलत कोई छांटना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी केवल 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसमें भी आपको असत्य कथन ही छांटना है। तो हाँ, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है, हाँ ये भी लागू है। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है और 122वें नंबर का विधेयक है। बिल्कुल, संविधान संशोधन 101वां नंबर का है, लेकिन अगर आप पूछेंगे विधेयक क्रमांक कितना है, 122वां है। जीएसटी काउंसिल बना है आपका 369A के तहत, नहीं, जीएसटी आपका काउंसिल बना है 269A के तहत। तो इस तरह से आपका तीनों तो सही था, लेकिन चौथा फिर से यहां पर गलत हो गया। तो फिर से आपका ऑप्शन डी केवल 4 यहां पर गलत है, और इसका आंसर आपका यही डी होगा। और आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी सूची आप एक बार देख लीजिए। समाचार पत्रों पर कर, ब्याज कर, उपहार कर, निगम कर, आय और व्यय कर, ये केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आप देखते हैं सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, बिक्री कर, व्यवसाय कर, माल भाड़ा पर कर और उत्पादन कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। और आगे देख लीजिए। राज्य सरकार के अगर आप प्रत्यक्ष कर को देखते हैं तो भू राजस्व कर, रोजगार कर, भवन कर, पथ कर, होटल प्राप्तियों पर कर, ये डायरेक्ट टैक्स है।
इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो मनोरंजन कर, खनन कर, खनिज कर, विद्युत कर, चुंगी कर और कृषि आय पर कर। ठीक, इतने प्रकार कर हैं, लेकिन इसको सरकारें लगा नहीं पाती कृषि आय पर कर को। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन से टैक्सेशन हैं। टैक्स की पूरी सारणी जो है, आप अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है इसको, तो आप क्या कीजिए, करेंट के जो हाल में जो इसका जो निश्चित जो डेटा तैयार किया गया है आपका वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में, वहां पर से जाके इसकी पूरी सूची निकाल लीजिए, क्योंकि वहां पर से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये केवल आपके एक जानकारी के लिए था, और आप वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से इस पूरी जानकारी को आप टैक्स का पूरा रूप, सूची, इसको पूरा आप देख सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, और जो आगे का जो बात है या जो आगे का जो और टॉपिक आपका बनना है, ये आगे के वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।